हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं आईटीसी के बारे में कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये होता क्या है, कैसे इसका यूज होता है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी कि आखिर जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लगभग हमने आपको आईटीसी के बारे में पिछली क्लास में बताया था कि आईटीसी होता क्या है। जैसे एक उदाहरण हम ले लें, देखिए आप कह रहा है जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। यही टैक्स अमाउंट हमारी टैक्स लायबिलिटी यानी कि आईटीसी कहलाता है। टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी कहलाता है। अब ध्यान दीजिए कि जब भी आप कोई सामान, एक सपोज करें कि आपका बिजनेस है और आप इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं। चलिए हमने माना कि यहाँ पे एक हमने अपना बिजनेस ले लिया कि हमारा क्या है, मान लेते कि हमारा एक बिजनेस दिख रहा है सबको ना। और इस बिजनेस हम क्या किए, कुछ भी परचेज किए, क्या किए, कुछ भी परचेज करके लाए अपने बिजनेस में। तो यदि हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके साथ साथ कुछ अमाउंट भी हम पे करते हैं जो हमारा टैक्स कहलाता है। तो वही जो अमाउंट हम अपने क्या करते हैं, सप्लायर को पेमेंट करते हैं जहां से हम खरीदते हैं, तो वही अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जैसा हम आगे जाएंगे ना, तो देखिए आप कह रहा है सपोज, इनके मान लीजिए यदि हमने एक गुड्स अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत 100 रुपया, क्या कि यदि आप कोई सामान जो है अपने सप्लायर से खरीदिए, आपका बिजनेस है और आप अपने सप्लायर से कोई सामान खरीद लेते हैं, क्या किए, कोई सामान खरीद लिया। अब सामान खरीदने के बाद से आपने जो है क्या किया, एक कोई सामान खरीदे हैं, तो उदाहरण के तौर पे आपने कितना में खरीदा, 100 रुपये, जिसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये। और आया कह रहा और इस गुड्स पर 5% जीएसटी लागू, यानी कि अब इस पे आपका प्लस 5% जीएसटी क्या है, लागू। तो आगे कह रहा है कि अतः टैक्स अमाउंट आरएस 5 होगा। और इस प्रकार हमने सप्लायर को टोटल कितना अमाउंट पेमेंट किया, 105। चूंकि अगर जो 100 रुपया है और 5% जीएसटी है तो ये टोटल कितने अमाउंट का हो जाएगा, 105। तो जो हमारा सप्लायर उसको हम कितना पैसा दे रहे हैं, 105, लेकिन सामान कितने रुपए का था, 100 रुपए। और फिर आगे कह रहा है कि अतः हम जो पेमेंट करेंगे अपने सप्लायर को टोटल कितना होगा, 105। तो कह रहा है तो इस ट्रांजेक्शन के लिए हमारी आईटीसी आरएस कितना होगा, 5। यानी कि जो हम 5 रुपए एक्स्ट्रा जो जीएसटी के रूप में दे रहे हैं वही जीएसटी हमारे लिए क्या कहलाती है, आईटीसी। एक उदाहरण एक और समझिए कि आप गए पडरौना में किसी दुकान पे कुछ खरीदने के लिए। सपोज के लिए आप एक मार्कर पेन खरीद रहे हैं 10 रुपए, कितने रुपए का, 10 रुपए। प्लस आपने इसका टैक्स अमाउंट लगाया 2 रुपए, आप वो 2 रुपए उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो जो 2 रुपए आप टैक्स अमाउंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही 2 रुपए आपके क्या कहलाएगी, आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगी। अब आगे कह रहा है कि क्या जीएसटी का भी स्ट्रक्चर होता है। तो कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, प्रत्येक गुड्स या सर्विस की सप्लाई के लिए निम्नलिखित टैक्स कंपार्टमेंट प्रभावित होंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स प्रभावित होंगे, क्या क्या दे रहा है, पहले दे रहा है सेंट्रल जीएसटी यानी कि सीजीएसटी आर सेंट्रल टैक्स। दूसरा कह रहा है स्टेट जीएसटी यानी कि एस जीएसटी या तो स्टेट टैक्स। और तीसरा होता है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स। यानी कि तीनों में किसी नाम से भी आप जान सकते हैं, चाहे आप सेंट्रल जीएसटी कहें, चाहे आप सीजीएसटी कहें, और चाहे आप सेंट्रल टैक्स कहें। यानी कि ये तीनों नाम एक ही का है, किसका, तो सेंट्रल टैक्स। आ रहा है समझ में ना। अब ये होते क्या है, तो कह रहा है इंट्रा स्टेट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विस आर बोथ। और आगे कह रहा है ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस आर, कि जब हम क्या करते हैं अपने स्टेट से अपने ही स्टेट में, वही तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाता है ना, कि जब हम अपने स्टेट से अपने ही स्टेट में कुछ सप्लाई करते हैं, चाहे खरीदे चाहे बेचे, दोनों में से कोई करेंगे, तो उस समय जो हमारा जीएसटी लगेगा वो दोनों लगेगा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट। इतना क्लियर है ना। और आ कह रहा क्या, ऑन इंटर स्टेट आरएस एंड इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। एंड दूसरा कह रहा ऑन इंट्रा यूनियन, आ क्या दे रहा है, टेरिटोरियल सप्लाई ऑफ सर्विस और सर्विस आर बोथ। यानी कि चाहे आप क्या करें, अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में कोई भी सामान, सर्विस हो चाहे गुड्स हो, यदि आप दोनों में से कोई भी सेल कर रहे हैं तो उस समय आपका क्या लगेगा, आईजीएसटी।
अब क्यों ये IGST लगेगा, आपको एक थोड़ा सा उदाहरण बता दें, आप लोग थोड़ा सा इसमें समझिए कि यदि हम क्या किए कि हम अपने स्टेट से मान लेते हैं कि एक हमारे स्टेट कौन सा है, यूपी, यूपी है ना, और यूपी के हम किसी कस्टमर से क्या किए, यूपी के ही किसी कस्टमर से कोई गुड्स हम सेल कर रहे हैं, और चाहे यूपी के ही किसी कस्टमर से हम परचेज कर रहे हैं। पहला मान लीजिए यूपी का आपका कोई सप्लायर है, सप्लायर आप लोग समझ रहे हैं ना, क्या होगा सप्लायर, कि जिससे आप सामान को खरीदे, और ये आपका बिजनेस जो आप कहाँ पे हैं, यूपी में आपका बिजनेस है, इतना समझ आ रहा है ना। और आपने क्या किया, यूपी के किसी कस्टमर से, यूपी के किसी कस्टमर से कोई गुड्स क्या कर दिए, सप्लाई, तो ये आपकी इनवर्ड सप्लाई कहलाएगी, और ये आपकी क्या कहलाएगी, आउटवर्ड। इतना समझा रहा है ना, कि जब आप परचेज करके लाएंगे तो आपकी क्या कहलाएगी, इनवर्ड सप्लाई का आपके बिजनेस में आ रहा है, और जब आप अपने बिजनेस से बेचेंगे तो क्या कहलाएगी, आउटवर्ड सप्लाई। इन दोनों कंडीशन में आपका एक ही जीएसटी अप्लाई होता है, जो दो जीएसटी अप्लाई होता है वो होता है पहला CGST, और दूसरा होता है आपका SGST। अब ये क्यों लगता है, तो सपोज करिए हमने आपको बताया था कि जब आप अपने स्टेट से अपने स्टेट में खरीदेंगे तो उस समय आपके उस प्रोडक्ट का हकदार दो गवर्नमेंट हो, पहला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आपने खरीदा तो अपने ही स्टेट में है, लेकिन जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट को देंगे तो उस स्टेट गवर्नमेंट से आधा कौन ले लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है। यदि आप सामान खरीदे उस पर 12% GST लगा है, इस 12% ही आपको देना है, लेकिन 6% आपका कौन लेगा, CGST, और 6% आपका SGST। ना क्लियर है ना, 6% कौन लेगा, CGST, और 6% ESG। कोई दिक्कत इसमें, लेकिन यही आपका बिजनेस यदि यूपी में है, कहाँ पे है, यूपी में, यदि आप यूपी से बाहर किसी दूसरे कस्टमर, जैसे मान लेते हैं आपने बिहार में किसी से खरीदा, बिहार होता है ना, बिहार में किसी से खरीदा, या बिहार में किसी से सेल कर दिए, या अन्य कोई भी स्टेट हो सकता है, तो वहां पे आपका बस एक ही GST लगेगा, जो होगा इंटीग्रेटेड यानी कि IGST। क्या होगा, IGST। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ से गए और बिहार में खरीद ली, तो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हमसे टैक्स लेने की कोई उसमें हक नहीं है, वो सिर्फ किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे स्टेट के बाहर का जो मालिक है वो लेगा, हमारे स्टेट का कोई मालिक उसको नहीं। अब आ रहा समझे ना, जैसे अब दूसरा उदाहरण हम आपको क्या बता रहे थे कि यदि जब भी आप अपने स्टेट से कहीं दूसरे स्टेट में बाहर खरीदेंगे तो सारा वो किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जैसे हम इसके आगे जा रहे हैं तो देखिए नीचे इसका क्या स्ट्रक्चर कह रहा है, कह रहा है टैक्सेस सबमिट अंडर GST, GST में निम्नलिखित टैक्स को शामिल किया गया है, जैसे XQGST वैट होता है, परचेज टैक्स होता है, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, और इसका क्या दिया है, सरचार्ज या चेस GST, यानी कि लग्जरी, यानी कि आप अलग से कोई टैक्स दिए, या आपको कोई क्या दिया है, सरचार्ज या टैक्स। अब देखिए किस में आएंगे, टोटल स्टेट में आएंगे, किस में आएंगे, स्टेट, क्या क्या, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। यदि आपका एक्सक्यूज ड्यूटी है आपको वेट टैक्स भी देना पड़ेगा साथ साथ में, एडिशनल एक्सक्यूज है तो आपको परचेज टैक्स भी देना पड़ेगा, यदि आप सर्विस टैक्स दे रहे हैं तो आपको एंट्री टैक्स भी देना पड़ेगा, और यदि आप सरचार्ज टैक्स दे रहे हैं तो आपको लग्जरी और सरचार्ज टैक्स दोनों देना पड़ेगा। आ रहा समझ ना, लेकिन नहीं जब आप आएंगे इंटीग्रेटेड में, आपको बस CVW देना है, SAD देना है, और फिर क्या देना है, सेंट्रल सेल्स टैक्स देना है। समझ में, ये GST का स्ट्रक्चर है कि जब आप अपने स्टेट से अपने स्टेट में खरीदेंगे तो आपको दो जगह GST में डिवाइड कर देना होगा, लेकिन जब आप अपने स्टेट से किसी बाहर स्टेट में करेंगे तो आपको दो भागों में डिवाइड नहीं करना, बल्कि कितने कितनी बार देना है, एक ही भागों में देना। क्लियर है सबको ना, आप लोग थोड़ा सा ये जो सेंट्रल टैक्स दिया है ना, इसको काट करके आप लोग इंटीग्रेटेड टैक्स बना लीजिए, इंटीग्रेटेड सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स को काट, ये सेंट्रल को काट काट, या यदि आप सेंट्रल पे भी समझेंगे तो भी बात तो भाई, कि यदि आप अपने स्टेट से बाहर खरीदेंगे तो सारा टैक्स कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा ना। अब जैसे हम इसके आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन,
क्या दिखाई देगा? रजिस्ट्रेशन। तो अब रजिस्ट्रेशन क्या है कि यदि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो क्या प्रोसेस होगा, अब हम लोग आगे ये जानने वाले हैं। तो अब देखिए क्या कह रहा है रजिस्ट्रेशन। तो जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो देखिए आगे कह रहा है क्या, TIN यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एजाइंट किया जाता है। कि जब पहले क्या था कि जब अब सिर्फ TIN नंबर दिया जाता था यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेकिन जब जीएसटी आया ना तो उसी में IN जुड़ गया। क्या देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को GST IN यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एजाइन होता है। और कह रहा है यह GST IN 15 डिजिट का होता है जो पैन कार्ड पर आधारित होता है जिसका स्ट्रक्चर, कि यदि पहले क्या था जब जीएसटी नहीं था तो उस समय से आपका TIN नंबर यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, बाकी और कोई नंबर नहीं, गुड्स का भी कोई नंबर नहीं था, सिर्फ किसका था, टैक्स। लेकिन जैसे जीएसटी अप्लाई हुआ तो कह रहा है कि सेम उसी प्रकार से आपका क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी जीएसटी में को किस में रखा गया है, GST IN। अब GST IN का पूर्ण नेम क्या दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो आपका जीएसटी है ना उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा ताकि पहचान किया जा सके कि आपका जो बिजनेस रजिस्टर्ड है इसी नंबर से रजिस्टर्ड किया है। अब जब भी आप रजिस्टर्ड करवाएंगे ना तो वो कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का। अब ऐसा नहीं है कि वो 15 डिजिट का होगा तो कहीं से भी आ जाएगा। तो जो आपका आधार कार्ड ये पैन कार्ड होता है ना, पैन कार्ड नंबर, उसी के बेस पे आपका सारा स्ट्रक्चर बनता है किसका, GST IN नंबर। कैसे, वो कितने अंक कितने डिजिट का होता है आपका, 15 डिजिट का। कौन कौन देखिए, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कितने अंक का हो रहा है, 15। अब ये आखिर 15 अंक में होता क्या है, तो जो सबसे पहले आपको 2 अंक मिले, क्या होगा, सबसे पहले जो 2 अंक मिलेगा वही आपका कहलाता है स्टेट। क्या बताता है, स्टेट। आप लोग इसमें याद रख लीजिएगा, जो आपका यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, उसका जो स्टेट कोड होता है ना वो 09 होता है। 09, आपकी स्टेट का कोड क्या होता है, 09। उत्तर प्रदेश के स्टेट का कोड होता है 09। जिसने स्टेट कोड, और जहाँ से पूछा जाए आपको उत्तर प्रदेश का कोड क्या है तो सिंपल बस ये 09 हमारे स्टेट का कोड है। आ रहा है समझ में ना। देखिए जो 2 कोड होता है शुरू का वो आपका क्या होता है, स्टेट कोड। और उसके बाद से जो भी अंक होता है वो पैन कार्ड से रिलेटिव होता है। हाँ, वो पहले से ही डिवाइड करके रखा गया, जब स्टेट बना था ना, स्टेट को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया तभी का वो कोड बना। हाँ हाँ, 09 आगे बताएंगे फिर, अभी ये कितना क्लियर करा। आ रहा समझ में। अब ध्यान दीजिए, अब आगे क्या कह रहा है कि जो आगे होता है वो पैन कार्ड के थ्रू होता है। क्या, तो पहले जो आपका 5 अल्फाबेट रहेगा और उसका से 4 आपका क्या रहेगा, न्यूमेरिक, और फिर आपका एक क्या रहेगा, अल्फाबेट। जो आपका पैन कार्ड होता है ना, तो पैन कार्ड का जो 5 अंक शुरू का होगा वो आपका अल्फाबेट रहेगा, और 4 अंक आपका क्या रहेगा, न्यूमेरिक, और फिर एक आपका क्या रहेगा, अल्फाबेट। और उसके आगे एंटिटी कोड, आप लोग बताए थे ना एंटिटी कोड। एंटिटी क्या होता है याद है, कि जो आपके एक बिजनेस का अस्तित्व हो, आपके एक बिजनेस का कुछ अस्तित्व होना चाहिए ना, चाहे बिजनेस का नाम हो, चाहे कोई ट्रेडर्स हो, कुछ भी हो, एक अस्तित्व तो होना चाहिए ना। तो उस अस्तित्व का एक कोड होना चाहिए। फिर आकर आप ब्लैंक, यानी कि आपका एक कोई ब्लैंक कोड होना चाहिए। और फिर आके आ रहा क्या, चेकसम डिजिट, कि एक लास्ट कोड ऐसा होना चाहिए कि जिसके माध्यम से आपके जीएसटी नंबर को चेक किया जा सके कि आपका जीएसटी नंबर सही है कि गलत है। तो इन कितने को मिलाया जाता है, 3 इधर और 2 इधर, यानी कि जब 5 कोड को मिलाया जाता है तब जाके आपका जीएसटी कोड कंप्लीट तरीके से बन के रेडी है। इतना क्लियर सबको ना। एक बार और ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं कि जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने कोड का मिलता है,
15 डिजिट। कितने डिजिट का? और वो 15 डिजिट आखिर आते कहाँ कहाँ से हैं? तो पहला 2 अंक आपका स्टेट कोड होता है। क्या होता है? पहला 2 अंक स्टेट कोड, और बाकी का बीच का जो आता है 10 अंक, ये 10 अंक आपका पैन कार्ड का रहता है। कि शुरू का 5 अंक आपका अल्फाबेट रहेगा पैन कार्ड से, और उसके बाद से 3 अंक किसका रहेगा? 4 अंक क्या रहेगा? न्यूमेरिक, और फिर 1 अंक क्या रहेगा आपका? अल्फाबेट। और आगे जाए तो आपका एंटिटी कोड रहेगा, ब्लैंक कोड रहेगा, और चेकसम डिजिट रहेगा। क्या यहाँ पे है किसी के पास पैन कार्ड? पैन कार्ड है? फोटो है? दिखाओ, उसी पे समझा दे। दिखाई उसे बता दे रहे हैं। और बिहार का कोड शायद 07 होता है। हाँ, बिहार का शायद 07 होता है। पैन कार्ड है? दे दो। चलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम आपको थोड़ा सा पैन कार्ड दिखाएं। इनके पैन कार्ड का नंबर, जैसे इसमें देखिए क्या दिया है, आप लोग देखिए। इसमें दिया है CRAP, तो शुरू का CRAP और C कितने अंक हो गया? 5। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा रोक देते हैं। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए ऊपर आप लोग। अब जैसे हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या दे रहा है? कह रहा है लाइबिलिटी टू रजिस्टर। आखिर उत्तरदायी तो किसका होगा रजिस्ट्रेशन कराने का? कौन कराएगा रजिस्ट्रेशन? यहाँ पे कह रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट, कि जब लिमिट आप क्रॉस करेंगे तब कितना? कह रहा है ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, उन्हें अपना GST रजिस्ट्रेशन में कराना होता है। कि जो लोग क्या कर लेते हैं, एनुअल टर्नओवर के पूरे एक साल में जो लिमिटेशन दिया गया है, यदि उसको पार कर लेते हैं तो उनको GST में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। आगे क्या दे रहा है? एनुअल एग्रीगेटेड टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया है। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित। जैसे रीजन दिया है क्षेत्र, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। यदि ये कोई भी स्टेट होंगे, तो इस स्टेट में यदि आपका टर्नओवर 20 लाख से अधिक जाता है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। और यदि ये स्टेट छोड़ करके बाकी द रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी और किसी इंडिया के आप स्टेट में है, तो जब आपका टर्नओवर लिमिट कितना जाएगा? 40 लाख जाएगा, तब आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। ध्यान रखिए कि जब तक आप 40 लाख तक हैं, तब तक आप GST रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो चलेगा। लेकिन जैसे 40 लाख से एक पैसा भी आपका अधिक हुआ, तो उस समय आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। 1 साल का होगा। आ रहा समझे ना? यानी कि जो फाइनेंशियल होता है 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक ना, इस 1 अप्रैल और 31 मार्च के भी जो 1 साल है, अब इसके बीच में जो टर्नओवर है, अगर जो 40 लाख से एक पैसा भी अधिक हुआ, 1 रुपया भी अधिक हुआ, तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। और यदि 1 रुपया कम है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं। यानी कि आप लिमिट से बाहर न जाइए, लिमिट के अंदर में रहिए, तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं। तो वही होता है, टैक्स डिपार्टमेंट वाले आते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना दुकान बंद करके या तो भाग जाते हैं, या तो जो पकड़े जाते हैं वो अपना चालान भरते हैं। हाँ बिल्कुल, तभी तो। अब यदि 40 लाख टर्नओवर 1 साल का है ना, 1 साल में 40 लाख रुपया नहीं टर्नओवर कर लेंगे लोग, जिनका बड़ा बड़ा बिजनेस होगा। अक्सर छोटे बिजनेस वालों को आप लोग देखे कहाँ रहे? टर्नओवर, लेन देन। टर्नओवर का मतलब होता है लेन देन करना। आ रहा है समझे ना? एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोग देखिए जो छोटे बिजनेस वाले रजिस्ट्रेशन थोड़ी कराते हैं, क्योंकि उनका टर्नओवर इतना ज्यादा जाता नहीं है। जो बड़े बिजनेस वाले होते हैं ना, उनका टर्नओवर ज्यादा होगा, तो इसलिए उन लोग को GST में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाए। ये क्लियर सबको ना? तो आप लोग थोड़ा सा घर से क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा लिमिट पढ़ लीजिएगा। नीचे आपको कई सारा मॉनिटरी दिया है। क्या GST देखिए आपको ज्यादा नहीं देना होता है। हम आपको बताए हैं ITC और टैक्स लायबिलिटी। आ रहा है समझे ना? ITC क्या है? सपोज करिए कि आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, और आप इस पे 5% क्या कर दिए?
टैक्स दे रहे हैं जीएसटी, ये आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया? 105। कितना आ जाएगा? 105। यानी टोटल आपने कितना पेमेंट कर दिया? 105। जब आप इसको सेल करेंगे तो सेल करते समय सपोज करिए कि आप 120 में बेच रहे हैं। कितना में? 120 में। आपने भी इस पे जीएसटी 5% ही लगाया, 120 का क्या ज्यादा अमाउंट हो जाएगा ना? कितना होगा? 6 रुपये। तो अब इस बार आप उससे कितना रिसीव करेंगे? 126 रुपये रिसीव करेंगे ना। तो आपने उससे जीएसटी कितना लिया है? 6 रुपया। तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी कितना है? 6 रुपया है। लेकिन आपने आईटीसी भी तो दिया है ना। क्या दिए हैं? आईटीसी। तो जब टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 रुपया। अब यही 1 रुपया आपको जीएसटी में पेमेंट करना होगा, उससे ज्यादा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 5 रुपया आप पहले ही जीएसटी पेमेंट कर चुके हैं, आपको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं। अब आए समझ में कि 5 रुपये जब हम अपने सप्लायर से गए थे खरीदने, तो 5 रुपये तो उसको पहले हम टैक्स के रूप में दे दिए हैं। आ रहा है समझे ना। तो जितना हम दे दें उतना हम ले करके, और जो बचेगा वही हमको गवर्नमेंट को क्या करना होगा? देना। अब क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो आप लोग थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा मॉन्टेसरी वाला, कि कब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है सबको ना? आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी कल हम ये बताएंगे। कल बताने के बाद से आप लोग थोड़ा सा पूछेंगे हम ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, और उसके बाद से एक और था ना ट्रायल बैलेंस के पहले, क्या था जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था ना। क्या पूछेंगे आप लोगों से? पहले तो आप लोग से पूछेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस। इसमें से कोई हमें पूछ सकते हैं किसी से कि बैलेंस शीट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ये बता दिए है ना। इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं। क्लियर सबको ना? तो आप लोग थोड़ा सा ये पढ़ के आइएगा घर से, और आगे इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए जो आज बताएं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कराना कंपलसरी हो जाता है। कोई कोई दिक्कत इसमें? तो आज के लिए बस इतना।